सेकेंडरी वैलेंसी वो एक लिगेंड है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? लिगेंड है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक बाइडेंटेट ये हो गया, एक यहां पर कनेक्ट कर दो, ये बाइडेंटेट हो गया, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.3 इंटू 2 सॉल्व करेंगे, आएगा 0.6 या 36। ये भी सही है, देखो है क्रिप्टन के बराबर। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था और साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करनी है इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। बच्चों, आज हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज। आज के इस लेक्चर पे हम लोग 2 थ्योरीज को कवर करेंगे, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स थ्योरी। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर में हमारे पास टोटल 4 थ्योरीज को पढ़ना है। एक थ्योरीज है हमारे पास वार्नर्स थ्योरी, एक थ्योरीज है हमारे पास सिडविक थ्योरी जिसको हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर एक थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक और थ्योरी डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन चारों थ्योरीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर पर वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और साथ साथ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी और उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को। देखो, वार्नर्स जो है ना, इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है। वार्नर्स जो साइंटिस्ट हैं उन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है। अगर आपसे बोला जाए वार्नर्स कौन थे, दिस इज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें क्या बताएगा? वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें बताएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर में बॉन्डिंग की बिहेवियर। मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहां पर, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग in coordination compound, Warners gives the theory called Warners coordination theory. वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरीज। ठीक, तो ये हमें किसके बारे में बताएगा बाबू? बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी, इसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, पहले इस थ्योरी के एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोच लो, जैसे CONH3 का होल 6 और ये हो गया हमारे पास Cl3, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, कह रहा है कि पहला पॉइंट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इस सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। देखो बच्चों, हम लोग इसको कह रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी
और इसको हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास दो टाइप की वैलेंसीज है, प्राइमरी वैलेंसी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में होगा और दूसरा होगा आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी। तो पहली पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, सेंट्रल मेटल एटम exhibits two types of valencies, that is primary valency and secondary valency। ठीक, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जो प्राइमरी वैलेंसीज है ना ये आपका नेगेटिव स्पीसीज होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपका नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज हो सकता है। जो प्राइमरी वैलेंसी होंगे ये हमेशा आयोनाइजेबल होगा और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा ये हमेशा आपका नॉन आयोनाइजेबल होगा। आपको पता भी है, मैं बता भी रखा हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयंस होंगे वो सब आयोनाइजेबल होंगे, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आयंस होंगे ये हमेशा नॉन आयोनाइजेबल होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है प्राइमरी वैलेंसी satisfied with negative species and it is ionizable। ये हमेशा क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेबल होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ऐसा नहीं होगा। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है और हमेशा वो कैसा होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा। मैं NH3 की बात कर रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी है ना। तो आप यहां पे कह सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी satisfied with negative or neutral species and it is non-ionizable। ठीक, अच्छा यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बोलूं, जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी वो एक लिगेंड है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, लिगेंड है। तो आप यहां पे कह दो ऐसा, सेकेंडरी वैलेंसी इज अ लिगेंड्स। ये हमेशा क्या होगा, आपका लिगेंड्स होगा। तो अभी मैं आपको दो पॉइंट समझा दिया। पहला पॉइंट तो यही कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और इसके पास टू टाइप की वैलेंसीज होगी, एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो हमेशा आपका नेगेटिव स्पीसीज के साथ सेटिस्फाइड होगा और ये हमेशा आयोनाइजेबल होंगे, दिस ये प्राइमरी वैलेंसी है ना। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों में कोई भी हो सकता है और ये हमेशा नॉन आयोनाइजेबल होगा। ध्यान देना, सेकेंडरी वैलेंसी मोस्ट ऑफ द केस में लिगेंट है। क्या है आपका, लिगेंट है। इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद थ्योरी की थर्ड पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख चुके हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना सीख चुके हैं। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ डॉटेड लाइन से जुड़े होंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के साथ थिक लाइन से जुड़े होंगे। इसी पॉइंट को मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं। प्राइमरी वैलेंसी correspond
टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, and it is attached with metal through dotted line, ठीक है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा, ठीक है ना, और थिक लाइन से मेटल के साथ जुड़ा होगा। तो यहां पे एक पॉइंट लिखे ना हम लोग, सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड it is attached with metal through thick line, ठीक। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा डॉटेड लाइन से कनेक्ट होगा मेटल के साथ, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपका थिक लाइन से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किसके इक्वल होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं CONH3 का होल 6 एंड Cl3। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सा है, तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव स्पीसीज होगा। Cl आपका नेगेटिव स्पीसीज है, दिस इज अ प्राइमरी वैलेंसी, एंड NH3 न्यूट्रल स्पीसीज है, दिस इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होंगे। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा मेटल के साथ डॉटेड लाइन से कनेक्ट होगा, एंड सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के साथ थिक लाइन से कनेक्ट होगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं यहां पे कोबाल्ट, ये सेंट्रल मेटल आइटम है। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी आपका डॉटेड लाइन से कनेक्ट होगा, देखो प्राइमरी वैलेंसी को हमने डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपका थिक लाइन से कनेक्ट होगा। दिखा देता हूं मैं, जैसे एक तो हो गया ये सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से कनेक्ट है, एक हो गया आपके पास ये वाला, ये हो गया हमारे पास थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया आपके पास फिफ्थ, और ये हो गया आपके पास सिक्स। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। क्लियर है? इसके बाद एक और पॉइंट कहता है द ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड mainly depends on कोऑर्डिनेशन नंबर। CN बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की बात करते हैं या फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोस्टली डिपेंड किसके ऊपर करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर करेगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, इसमें थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। देन ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स ले लो आप, मान लेते हैं हम लोग MA6, जहां पर M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और A आपके पास क्या है? दिस इज अ यूनिडेंटेड लिगेंड।
यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और अगर मैं इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाऊं तो आप कैसे बनाओगे? जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है M। सेंट्रल मेटल एटम कहां है? सेंटर पे, दिस इज M। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना। सेंट्रल मेटल एटम हो गया, एक यहां पे देते हैं और एक देते हैं यहां पर। ये क्या हो गया आपके पास? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो गया M और A क्या होगा आपके पास? तो लिगेंड होगा बच्चों। A क्या होगा? लिगेंड होगा ये। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल यहां पे देखें, मान लो आपके पास दिया गया CO NH3 का होल 6 और यहां पर दिया गया +3। आपको पता है यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। और NH3 कैसा है? NH3 है यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल मिलेगी। कैसी मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आप कैसे बना सकते हो? सिंपल सा, आप पहले स्क्वायर की तरह दिखा दो। ठीक है, इसके बाद कोबाल्ट हो जाएगा सेंटर पर, कोबाल्ट हो जाएगा सेंटर पर। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप बनाओ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये हो गया। ठीक है, अब हर एक जगह पे क्या लगा देंगे? यूनिडेंटेड लिगेंड, दैट इज NH3। NH3, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, अगर मान लो यूनिडेंटेड के जगह पर मैं बाइडेंटेड लिगेंड को कनेक्ट करता हूं, ये तो यूनिडेंटेड का टाइप हो गया ना। अगर मान लो बाइडेंटेड लिगेंड है ऐसा M AA एंड A4, ठीक है, जहां पर A तो है सर आपके पास यूनिडेंटेड एंड डबल A आपके पास क्या है? दिस इज अ बाइडेंटेड। ठीक है, अब सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करो। कोऑर्डिनेशन नंबर, बाइडेंटेड लिगेंड कितना है? 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। यूनिडेंटेड लिगेंड कितना है? 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो अगेन ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल इस बार बनाते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। ठीक है, बीच में हम लोग रख लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज M को रख लेते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल पहले ड्रॉ करो। एक लाइन लगा दो यहां पर और एक लाइन लगा दो यहां पर। ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब बाइडेंटेड लिगेंड कहां पे कनेक्ट करेंगे? मान लो यहां पर मैं बाइडेंटेड को कनेक्ट करता हूं ऐसे, दिस इज अ AA बाइडेंटेड लिगेंड। 2 यूनिडेंटेड को मिला देंगे तो बाइडेंटेड बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हो गया A, यहां पर A, यहां पर A और यहां पर A। ये भी है आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में इस बार मैं 2 बाइडेंटेड ले लेता हूं और 2 यूनिडेंटेड ले लेता हूं, ऐसा यहां पर भी A आपके पास यूनिडेंटेड है स्मॉल वाला और डबल A आपके पास क्या? बाइडेंटेड लिगेंड है। अगेन अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो बाइडेंटेड लिगेंड कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। यूनिडेंटेड लिगेंड 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा? 6। अभी भी इसकी ज्योमेट्री कैसी मिलने वाली है? तो ऑक्टाहेड्रल मिलने वाली है। अगेन आप ऑक्टाहेड्रल को पहले ड्रॉ करो, ऑक्टाहेड्रल को पहले आप ड्रॉ करो। ठीक है, स्क्वायर दिखा दिए हम लोग, सेंटर में रख दिए M, इसको इससे मिला दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, एक लाइन यहां पे कर देते हैं और एक लाइन यहां पे कर देते हैं।
ठीक है। अब दो बाइडेंटेड लिगेंड है, आप यहां पे कनेक्ट कर दो, एक बाइडेंटेड ये हो गया, एक यहां पर कनेक्ट कर दो, ये बाइडेंटेड हो गया। तो यहां पर हो गया डबल ए बाइडेंटेड, यहां पर हो गया डबल ए बाइडेंटेड, यहां पर ए और यहां पर ए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। पहले इसको कॉपी करो, और भी हम लोग यहां पे ज्योमेट्री दिखाते हैं। चलो बच्चों, फिर आपका एक ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं एम ए होल थ्राइस, जहां पर ए जो है आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ज्योमेट्री दिखाऊं, कैसे दिखाया जा सकता है? बीच में हम लोग रख लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम एम। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करते हैं। एक लाइन इधर कर देते हैं, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, और ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब यहां पे बाइडेंटेड लिगेंड को कनेक्ट करो, एक बाइडेंटेड यहां पे लगा दो, एक बाइडेंटेड आप यहां पे लगा दो। ठीक है, और फिर इन दोनों को भी मिला दो, ऐसा हो गया। ये भी कैसा है? ऑक्टाहेड्रल ही है। अगर मान लो यहां पे एक एग्जांपल में दिखाऊं, तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं COEN का होल थ्राइस एंड यहां पे +3। आपको पता है इथिलीन डाइएमीन आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो अगर स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर कैसा होगा? बीच में हो गया बच्चों कोबाल्ट। ठीक है, इसको इसे मिला दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक ना। अब यहां पे देखो, इसको अगर मिलाते हैं, ये फर्स्ट EN हो गया बाइडेंटेड लिगेंड, ये हो गया आपके पास सेकेंड, और ये हो गया आपके पास थर्ड। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ठीक है, फिर अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 हो जाए, क्या हो जाए? 5 हो जाए। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5, देन ज्योमेट्री either will trigonal bipyramidal or square pyramidal ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स है MA5 टाइप, जहां पर A जो है आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यूनिडेंटेड है बच्चों? 5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मिलती है तो इसकी ज्योमेट्री या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है या फिर स्क्वायर पैरामिडल हो सकता है। कैसे होंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ट्राइंगल हो गया, बीच में रख देते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, इसको मिला दिए इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। एक लाइन इधर कर देते हैं, एक लाइन इधर कर देते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां पर हो गया ए ए ए ए, दिस इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर ये नहीं होता है तो स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा? स्क्वायर पैरामिडल बनेगा। स्क्वायर पैरामिडल कैसे बनाते हैं? सेंटर में हम लोग रख देते हैं M। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसको इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ। ठीक है, और एक पिरामिडल में नीचे लगा दूंगा।
दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। अब हर जगह पे आप लिगेंड को कनेक्ट कर दो ऐसा, दिस इज ए स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेशन नंबर पर हम लोग ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर देख चुके हैं। एक और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 देन ज्योमेट्री either tetrahedral or square planar। अगर मान लो इसको कॉम्प्लेक्स के आधार पे समझें तो एक कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं MA4। वहां पर A आपके पास क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड। A है आपका यूनिडेंटेड लिगेंड। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा, कितना यूनिडेंटेड है, 4। यूनिडेंटेड के लिए 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मतलब इसका ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। तो अगर मान लो मैं यहां पे टेट्राहेड्रल दिखाऊं तो टेट्राहेड्रल कैसे होगा, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा बना के चलते हैं हम लोग, ऐसा बना के चलते हैं। तो ये हो गया ए ए ए, दिस इज टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल पर, 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज टेट्राहेड्रल। या ये नहीं होता है तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। बीच में हम लोग मेटल एम रख देते हैं और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। दिस इज अ टेट्राहेड्रल एंड दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर में। ठीक है बच्चों, मैं एक मरतबा फिर से आपको सारी बात को रिकॉल करा देता हूं ताकि माइंड में बैठे थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले मैं बोला कि मेटल के पास 2 टाइप के वैलेंसी होंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो हमेशा नेगेटिव स्पीसीज होगा या एनायनिक स्पीसीज होगा, और प्राइमरी वैलेंसी आपका हमेशा आयोनाइजेबल होंगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगे ये नेगेटिव या न्यूट्रल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये हमेशा नॉन आयोनाइजेबल होगा। मैं पहले भी बता रखा हूं और आज भी बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी मोस्टली आपका लिगेंड है। क्या है, लिगेंड है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात किए थे कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा और मेटल के साथ डॉटेड लाइन से कनेक्ट होंगे। वहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा और मेटल के साथ वो थिक लाइन से कनेक्ट होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पता करनी हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली कारगर साबित होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो इसकी ज्योमेट्री क्या मिलने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होती है तो ज्योमेट्री या तो उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है या फिर स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो ज्योमेट्री या तो उसका टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो फिर हो सकता है आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद इस थ्योरी को हम लोग आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे कुछ चीज। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज PT NH3 का होल 6 एंड Cl4। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि प्राइमरी वैलेंसी की नंबर कितनी है, कौन है इसमें प्राइमरी वैलेंसी, Cl है ना। हमेशा याद रखना प्राइमरी वैलेंसी आपका नेगेटिव स्पीसीज होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आपका नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो बताओ इसमें नेगेटिव स्पीसीज कौन सा है, Cl है। मतलब टोटल कितना प्राइमरी वैलेंसी हो गया, 4। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल को चेक करो, कितना सेकेंडरी वैलेंसी है, 6।
कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ Cl बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो कितने मोल ऑफ AgCl बन सकता है अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हो? ये मैं सेकेंड लेक्चर में पढ़ा रखा हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितना भी Cl होता है उतना ही मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बनता है अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाते हो तब। ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl यहां पर बनेगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बनेगा, जो कि एक प्रकार का व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है? व्हाइट पीपीटी होता है। इसके बाद अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस बात किया जाए तो ब्रेकिंग कहां से होगी? स्क्वायर ब्रैकेट के बगल से, यहां से ब्रेकिंग होगी, तो ये 4 आयंस अलग होंगे और ये वाला पार्ट अलग होगा। मतलब टोटल आयन कितने बनेंगे? 5, जिसमें एक तो होगा कॉम्प्लेक्स का पार्ट और 4 मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके पास? Cl- होंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ऐसा कर दूं NH3 यहां पर Cl और यहां पर कर दूं Cl3, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो बच्चे सोचेंगे Cl कितना है? 3 है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, दिस प्राइमरी वैलेंसी। अब जैसी 3 सोचेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एनायनिक स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज है। अब नेगेटिव स्पीसीज यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में भी है 3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में भी है 1। टोटल प्राइमरी वैलेंसी कितना मिल गया? 4। नेगेटिव स्पीसीज से सोचना कभी गलत नहीं करोगे। न्यूट्रल कितना है बताओ? तो न्यूट्रल कितना है? न्यूट्रल ये 5 है और एनायन वाला भी कितना है? तो 1 है। मतलब इस वाले केस में सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास कितना है? 6 है। ध्यान से सुनना अच्छे से, यहां पे जो Cl है ना, ये वाला जो Cl है, ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा, है ना? प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा क्योंकि ये नेगेटिव स्पीसीज है, और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा। 5 हो गया बच्चों न्यूट्रल और 1 हो गया एनायनिक। कितने हो गए? 6 हो गए। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ये प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है, इसलिए ध्यान से और बारीकी से सुनना, समझना, ये नहीं अपने मन से उल्टा पुल्टा कर देना यहां पे। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं तो मैटर और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो PT है NH3 का होल 4, यहां पर हो गया Cl2 और यहां पर हो गया Cl2। बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी यहां पे? सिर्फ एनायनिक सोचना, ठीक है? तो ये भी एनायनिक है और ये भी एनायनिक है, टोटल 4 हो गए। मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा लिगेंट वाला होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो 4 हो गया न्यूट्रल वाला और 2 हो गया आपके पास एनायन वाला। मतलब कितने हो गए यहां पर? 6 हो गए। बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी सोचना है और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी सोचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो PT NH3 का होल थ्राइस, यहां पर Cl3 एंड Cl हो जाए, तो अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी बोलूं तो बताओ एनायनिक स्पीसीज कितना? 3 और 1 4। प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 4 है। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंट है, 3 है यहां पर और 3 है यहां पे, कितने हो गए? 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितने हो गए? 6 हो गए। उसी तरीके से अगर मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स है NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl4, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है ना? नहीं है, तो मत कहना कि प्राइमरी वैलेंसी 0 हो गया। नहीं, नेगेटिव स्पीसीज है ना, ये अंदर बाहर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से। ये Cl अंदर बाहर हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट के, ठीक है? तो प्राइमरी वैलेंसी यहां अभी भी कितना है? तो 4 है, एनायनिक के अकॉर्डिंग सोचना, और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के अकॉर्डिंग सोचना। लिगेंड कितना है? 2 और 4 6। सिंपल सा तरीका है। प्राइमरी वैलेंसी आप सोचना जितने भी एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर होंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी सोचना जितने भी आपके पास लिगेंड्स होंगे
जैसे यहां पे लिगेंड्स कितना था 6, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। यहां पे लिगेंड्स कितना हुआ 6, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। यहां पे भी लिगेंड्स हो गया 6, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। यहां भी लिगेंड 6, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। यहां भी लिगेंड 6, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। और प्राइमरी वैलेंसी एनायनिक स्पीसीज से सोचना, यहां पे एनायनिक 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4 और यहां पर भी 4। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कहां पर कितना AgCl या व्हाइट पीपीटी बनेगा जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराओगे। तो भाई यहां पे 4 मोल्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बनेगा। यहां पर 3 बाहर हैं तो 3 मॉलिक्यूल बनेगा AgCl। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है ना। फिर यहां पर 2 बाहर हैं तो यहां पर 2 हो जाएगा। यहां पे 1 बाहर है तो यहां पर 1 हो जाएगा। और यहां पे एक भी बाहर नहीं है तो 0 हो जाएगा। ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद टोटल आयंस देखते हैं। यहां पे टोटल आयन कितना बनेगा, 3 आयन हो जाएगा Cl वाला और 1 आयन हो जाएंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स वाला। मतलब टोटल कितने आयंस बन गया 4। क्या होगा, यहां पे कोबाल्ट लिखा गया है, सॉरी, यहां पर Pt होगा बच्चों ना, यहां पर Pt, तो यहां पर होगा Pt NH3 का होल 5 एंड Cl, एक तो ये होगा आयंस के रूप में और 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl माइनस, ये टोटल 4 आयंस बनेंगे। फिर यहां पे टोटल आयंस अगर बात किया जाए तो भाई 2 Cl माइनस का आयन होगा और 1 स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर वाला, मतलब यहां पे टोटल 3 बनेंगे। एक होगा Pt NH3 का होल 4 Cl2 प्लस 2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl माइनस, टोटल 3 आयंस बनेंगे, एक ये वाला और 2 ये वाला। इसमें कितने आयंस बनेंगे, एक तो हो जाए Cl वाला और एक हो गया स्क्वायर ब्रैकेट वाला, तो टोटल 2 आयंस बनेंगे। Pt NH3 का होल थ्राइस Cl3 प्लस एंड Cl माइनस। और इसमें कितना बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, सिर्फ एक बनेगा और वो भी क्या होगा, Pt NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl4। और बाबू ये न्यूट्रल है, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, कितना मोल AgCl बनेंगे ये भी पता कर सकते हैं और टोटल कितने आयंस बनेंगे ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करो। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, इसी टेबल के बेसिस पे। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चंस बेसिस ऑन टेबल, टेबल के अनुसार क्वेश्चंस यहां पर पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। देखो, कंडक्टिविटी यानी करंट फ्लो होने की टेंडेंसी सोच सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी कहां पर होगी, जो कंडक्टिविटी होती है ना बच्चों, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि इन पांचों में सबसे ज्यादा आयंस कहां पे बन रहा है। जहां पे आयंस बनेगा सबसे ज्यादा, वहां पे कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे 5 आयंस बना, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पर 1, मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, Pt NH3 का होल 6 एंड Cl4, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 3 मोल ऑफ AgCl। भाई जितना Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। ठीक है, तो देखो कहां पर 3 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, 3 मोल ऑफ AgCl यहां पे बन रहा है ना। देखो 3 मोल, 3 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो 3 मोल ऑफ AgCl बनेगा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराने के बाद। तो यहां पर क्या होगा, Pt NH3 होल 5 Cl एंड Cl3, यहां पे 3 मोल ऑफ AgCl बनेगा जो कि एक प्रकार का व्हाइट पीपीटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस टेबल में कौन है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
इस वाले केस में देखो तो कोई भी आयंस नहीं बने, है ना, चार्ज कुछ नहीं है तो न्यूट्रल हो गया ये। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये वाला Pt NH3 का होल ट्वाइस NCl4, दिस इज न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म व्हाइट पीपीटी व्हेन मिक्स्ड विथ AgNO3। सिंपल व्हाइट पीपीटी कब होती है, व्हाइट पीपीटी जब AgCl बनती है, जब AgCl बनती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टेबल में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे AgCl नहीं बनेगा, यानी व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगा। तो AgCl कहां नहीं बन रहा है, इस वाले केस में, मतलब यहां पे व्हाइट पीपीटी नहीं होगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, Pt NH3 का होल ट्वाइस NCl। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस है वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव्स व्हाइट पीपीटी व्हेन मिक्स्ड विथ BaCl2। देखो जब BaCl2 के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो पीपीटी बनता है ना, वो होता है बच्चों BaSO4। कौन होता है, BaSO4, जो व्हाइट पीपीटी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस वाले को आप BaCl2 से रिएक्ट करो, तो क्या यहां पे BaSO4 बनेगा, जो कि व्हाइट पीपीटी है। भाई SO4 कहां से लेके आओगे, यहां पे नहीं है ना, तो BaSO4 नहीं बनेगा, मतलब यहां पे व्हाइट पीपीटी नहीं होंगे। फिर अगर मान लो इसे मैंने BaCl2 से रिएक्ट कराया, तो क्या BaSO4 बन सकता है, BaSO4 बन जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो BaSO4 यहां पर बनेगा, जो कि आपका एक प्रकार का व्हाइट पीपीटी है। फिर अगर मान लो यहां पे BaCl2 से रिएक्ट कराते हो, तो क्या BaSO4 बनेगा, SO4 तो है ही नहीं, मतलब BaSO4 यहां पर नहीं बनेगा, मतलब यहां भी व्हाइट पीपीटी नहीं होंगे। फिर अगर इससे बात किया जाए तो यहां पर भी कहीं पर भी SO4 दिख नहीं रहा भाई, कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये तो नॉन आयनाइजेबल होते हैं ना, नॉन आयनाइजेबल होते हैं, तो मतलब SO4 यहां से बाहर नहीं निकलेगा, तो यहां पर BaSO4 नहीं बनेगा। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि सर SO4 सेकेंडरी वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी है तो ये नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल, तो BaSO4 यहां पर नहीं बनेगा। मतलब BaSO4 जो कि एक व्हाइट पीपीटी है, वो दिखेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर COCl3.XNH3, मोल दिया गया है, मोल ऑफ COCl3.XNH3 ये कितना है, 0.1। कितना दिया गया, 0.1। कह रहे कि इफ 43.05 ग्राम ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट देन वैल्यू ऑफ X इज, कितना प्रेसिपिटेट कर रहा है, AgCl पीपीटी, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl कितना है, 43.05 ग्राम। अब क्या करो, इसका मोल बना लो आप। ठीक है, अगर मैं लिखूं व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इन मोल, मोल में बात किया जाए तो इसको वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं ना, तो इसका वेट है 43.05 और AgCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 143.5। ठीक है, और इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 0.3 मोल मिल जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसमें कितना मोल है बच्चों, 0.1, और मिल कितना रहा है, 0.3 AgCl का, है ना। तो आपको पता है कि अगर एक मोल अगर इसको लेते, एक मोल अगर इसको लेते तो कितना मोल AgCl निकलता है यहां से, इस रेशियो के अनुसार देखो, आप ऐसे करके देखो, ऐसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 0.1 मोल ऑफ COCl3.XNH3
कितना AgCl निकल रहा है देखो तो 0.3 मोल निकल रहा है, 0.3 मोल ऑफ AgCl ये निकल रहा है ना भाई। इतने मोल में इतना रिलीज कर रहा है मोल के फॉर्म में। देयरफॉर 1 मोल अगर सोचेंगे तो कितना रिलीज करेगा, 0.3 by 0.1 दैट इज 3 मोल। अब 3 मोल AgCl कहने का क्या मतलब है बच्चों, 3 मोल AgCl कहने का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3Cl होगा, अभी तो 3 मोल ऑफ AgCl निकलेगा। ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा आपके पास NH3 का 6। क्यों, क्योंकि जब ये +3 स्टेट पर होगा ना, कोबाल्ट जब +3 स्टेट पर होगा तब सेकेंडरी वैलेंसी कितना लेना पड़ेगा, 6, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, ये मैं बता रखा हूं कि हर एक मेटल का अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स बनता है ना। तो यहां पर कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो इस केस में आपका कितना सेकेंडरी वैलेंसी होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी यहां से हो गया आपके पास 3 और सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर हो गया आपके पास 6। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, इसको कॉपी करें, फिर एक और क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO+3 इज 6। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी ये किसके इक्वल होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर के, है ना। और ये कितना दिया गया, 6 दिया गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेड, नंबर ऑफ मोल AgCl प्रेसिपिटेड ये निकालना है आपको, कितना होगा। When excess of silver nitrate solution is added to 1.5 liter of 0.2 molar this solution, है ना। तो आपके पास दिया गया COCl3.5NH3। ठीक है, इसकी मोलारिटी दी गई है 0.2 मोलर और वॉल्यूम दी गई है 1.5 लीटर। और मोल कैसे पता करते हो, तो मोल बराबर होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे। ठीक है, मोलारिटी कितना है 0.2 एंड वॉल्यूम कितना 1.5, कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल जाएगा। तो इसका एक्चुअली कितना मोल दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास 3 मोल, 3 मोल दिया गया, निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा देखना है यहां पे ध्यान से, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाओ, तो CO NH3 5 एंड Cl और ये हो गया Cl2। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना, 5 NH3 से और 1 हो गया आपके पास Cl से। अब कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO NH3 का होल 5 Cl एंड Cl2 gives 2 मोल ऑफ AgCl PPT। भाई 2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो 2 मोल ऑफ AgCl बनेगा। देयरफॉर कितना मोल लेके चलना है, देखो तो कितना मोल लेके चलना है हमारे पास, 3 मोल लेके चलना है। कितना मोल, 3 मोल। अच्छा यहाँ पे 0.3 होगा बच्चों ना, ये होगा 0.3 होगा, मिस्टेक से यहाँ पे 3 लिखा गया था, 0.3 मोल आएगा इसका। ठीक है, तो 0.3 मोल पर मोल ऑफ CONH3 का होल 5 Cl एंड Cl2 गिव्स कितना, तो 0.3 इंटू 2 सॉल्व करेंगे आएगा 0.6 मोल ऑफ AgCl PPT। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा, इसको जरा आप कॉपी कर लो। ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट।
ठीक है, या फिर EAN थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे सिडविक। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिडविक थ्योरी। क्या बोलते हैं? सिडविक थ्योरी। आप यहां पर लिख भी सकते हो सिडविक थ्योरी। ठीक है, ये एक्सप्लेन करेगा बाबू कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। क्या एक्सप्लेन करेगा? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। दे explain the concept of stability, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए आप सिंपल कहना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर मान लो हीलियम, ये इनर्ट गैस हो गया, अगर उसकी एटॉमिक नंबर 2 के बराबर हो जाती है तो स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54 और रेडॉन 86। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर मिल जाते हैं तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना ये, तो वो स्टेबल माने जाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे, मैटर अच्छे समझ में आ गया। सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या? द एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम after gaining the electron from ligands। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद सेंट्रल मेटल एटम पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे? इसका निकालने का तरीका क्या है? इसका तरीका है निकालने का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर विथ साइन। ऑक्सीडेशन नंबर विथ साइन, ON कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करोगे। फिर से सुनना, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर विथ साइन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कैलकुलेट करने के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86 आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल माने जाएंगे, और इनमें से कोई नहीं आता है तो वो अनस्टेबल माने जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, मैटर अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +3 होता है। ठीक है, अब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहां पे +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 6 है। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आयरन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बच्चों? 26 होती है। 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है? +3 है, यहां पे ले लो +3, साइन के साथ पुट करना, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 6 है। अब इसको अगर सॉल्व करो तो 26 में से 3 गया तो 23 हो जाएगा, और 6 2 क्या हो जाएगा? 12, तो 23 प्लस 12 कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। क्या ये 35 यहां पर है? नहीं है ना, मतलब ये क्या है आपका? लेस स्टेबल है। क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं K4FeCN का होल 6 में ले लूं, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी मिलेगी? ऑक्सीडेशन मिलेगी आपकी +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो 6 है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे हम लोग यहां से। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगेन हमारे पास दिया गया आयरन, तो आयरन की एटॉमिक नंबर हो गई 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2,
+2 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 26 में से 2 गया तो 24 और 6 2 जो हो गया 12, यानी कि ये आ जाएगा 36। क्या 36 ई नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन पर है? बिल्कुल है, मतलब ये स्टेबल है। आसान है, ठीक है। चेक करें आगे। अगर आप यहां पे बात करते हो तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। भाई आपको पता है कि कार्बोनाइल के साथ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना दिया गया? तो 5 दिया गया, देख सकते हो। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे यहां से। अगेन आयरन है तो 26 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 +2 इंटू क्या हो जाएगा? 5। सॉल्व करके देखें तो 26 और 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा? 36, है ना? सही है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये आपका कम स्टेबल है। आगे चेक करते हैं यहां पर COEN का होल थ्राइस एंड +3। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना मिलेगा? +3 मिलेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखते हो तो EN एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड है। कितना है? 3, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +3 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 6 है। सॉल्व करें तो ये हो गया 24 और 6 2 जा 12, 24 और 12 कितना हो गया? 36। ये भी सही है, देखो है क्रिप्टन के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में देख लो, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कितना हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा x और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो +3 है। इसके साथ साथ अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो ये जो ऑक्सलेट है ये प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड है। टोटल कितना है? 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया? 6। भाई बाइडेंटेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रहा है, रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाले लेक्चर को देख करके आओ, ठीक है। अब सिंपल यहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना है बच्चों? तो 6 है। सॉल्व करके देखते हैं। 21 हो गया यहां से और 6 2 जा 12, ये 33 आ जाएगा। क्या 33 ई नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन पर है? नहीं है, मतलब ये कम स्टेबल है। कैसे निकालना पता चला? इसको कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख दो कितना हो जाएगा इसका? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 6 है ना, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे EAN, ठीक है। सबसे पहले देखो तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा 24 और 6 2 जा 12, यानी 36 है कॉन्फ़िगरेशन में, सही है। आगे बढ़िए, यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास +1, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हो तो कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दिया गया कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? 29। ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके पास कितना? तो 4 है। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 28 एंड 4 2 जा 8, 88 यानी 36 हो गया। ये भी आता है, सही है। यहां पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखते हो तो कितना आ जाएगा यहां पे? ये आ जाएगा +4 और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखते हो तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पीडी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया गया? +4 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 6 है। सॉल्व कर लें इसको तो कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 42 और 6 2 जा 12, 42 और 12 54 आ जाएगा, जो कि जेनन है। जेनन है, ये भी स्टेबल होगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं PtCl4 का -2। ऑक्सीडेशन नंबर पहले चेक कर लो कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt देखेंगे कितना दिया गया? 4 दिया गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा Pt है ना, तो 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 76 और 8 कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 84। और क्या 84 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पर है? नहीं है, 86 है ना, मतलब ये आपका कम स्टेबल होगा। ठीक है। इसके बाद PtCl6 का -2। अगर आप यहां पे Pt का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो 6 और -2 यानी +4 होगा। निकालने आता है ना, लास्ट लेक्चर पे बताया हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखते हो कितना है? 6 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लो तो Pt का एटॉमिक नंबर होता है 78। ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका है +4, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 6। सॉल्व करेंगे आएगा 86 और 86 नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर होता है। ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर होता है, देख लो यहां पर है ना 86। चलिए आगे बढ़ते हैं। NiCO4 यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का कितना होगा? 0 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 4 है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो। निकेल का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, तो 4 2 जा हो गया 8 और 28 हो गया 36। सही है। आगे बढ़िए इस वाले में। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्रोमियम का कितना हो जाएगा? 0 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो 6 है ना। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां से फाइंड आउट करो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो 0 है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? तो 6 है। सॉल्व करते हैं तो ये 24 हो गया और 6 2 जा 12 हो गए, तो कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करोगे। ध्यान देना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में जो वैल्यू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल ज्यादा होगा, और इसको छोड़ करके अगर हो रहा है तो वो थोड़ा कम स्टेबल होगा, या न के बराबर स्टेबल कह सकते हैं। ठीक ना। कॉपी करो इसको, उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस बात करेंगे। ठीक है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन तो यही है कि आप कॉम्प्लेक्स को देख करके आप पता कर पाओगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। ठीक है। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल लिया गया है। MnCO का होल 6 के पावर 0, मतलब ये न्यूट्रल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है। इसमें हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का हो गया 0 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर हो गया 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 +2 इंटू क्या होगा? 6 होगा। सॉल्व करके देखें 25 एंड 6 2 जा 12 कितना आ जाएगा? ये 37 आ जाएगा, जो कि आपका लेस स्टेबल है। ये क्या है बच्चों? लेस स्टेबल है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो इनर्ट गैस वाला नहीं मिलेगा। हाँ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए आपको यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे
एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा MnCO का होल 6 n+1। अब यहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या मिल जाएगा, तो 36 मिल जाएगा, जो कि स्टेबल है। तो आप देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना, और ऑक्सीडेशन होती है तो वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तब ये स्टेबल पहुंच रहा है। ठीक है, इस वाले केस पे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वेनेडियम का देखेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पहले फाइंड आउट कर लो। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 23 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपके पास 6। सॉल्व करते हैं तो 23 एंड 6 टू 12, 23 और 12 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है। मतलब ये भी कैसा है आपका बच्चों, लेस स्टेबल है। तो स्टेबल तक पहुंचने के लिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये खाएगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, और खाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेनेडियम CO का होल 6 n -1। तब जाकर के इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर पहुंच पाएंगे, 36 के बराबर, जो कि स्टेबल है। तो आप देखो इसको स्टेबल करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन की एडिशन कराई, और इलेक्ट्रॉन की एडिशन जहां पर होती है वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो पहला एप्लीकेशन तो ये है कि कॉम्प्लेक्स को देख करके आप चेक करके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बोनाइल अटैच टू मेटल एटम इन कार्बोनाइल्स। जैसे यहां पर आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 रख करके देखो, 2 रख करके देखो, 3 रख करके देखो, 4 रख करके देखो, और 1 पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो x का, 2 पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, 3 पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, 4 पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, और जहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर मिल जाता है, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो जब यहां पे x का वैल्यू 4 होगा ना, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल मिलेगा। ठीक है, यहां पर जब y की वैल्यू 5 होगी ना, तब जाकर के आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल मिलेगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के जैसा मिलेगा। और यहां पर z बराबर कितना होगा, 6 होगा, तब जाके मिलेगा। अब ये चेक कैसे करोगे, बारी बारी से रखना पड़ेगा। ठीक है, z पर पहले 1 रख करके देखो, स्टेबल नहीं मिलेगा। z पर 2 रख करके निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन z जैसे ही आप 6 लेकर चलोगे, तब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला मिल जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग में। ठीक है, फटाक से इसको कॉपी करो। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिलहाल हम लोग 2 थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग 2 और थ्योरीज को कवर करें, तो फटाफट इसको कवर कर लेना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।